हेलो एवरीवन, आज डेट है 14 जुलाई 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि प्राइम मेरिडियन लाइन को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था इंडस रिवर को लेकर के, तो इंडस रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, इंडस रिवर हिमालयन रिवर सिस्टम का एक पार्ट है। इंडस रिवर पूरे वर्ल्ड में जो भी लार्जेस्ट रिवर बेसिन है उनमें से एक है इंडस रिवर। इंडस रिवर को हम सिंधु के नाम से भी जानते हैं। जो इंडस रिवर है वो चाइना का तिब्बत वाला रीजन, इंडिया और पाकिस्तान से फ्लो होती है। तिब्बत वाले रीजन में इंडस रिवर को सिंगी खाम्बाई के नाम से जानते हैं, सिंगी खाम्बाई के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग है लोयंस माउथ। इंडस रिवर जो है इसके बैंक पर और इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बैंक पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसका डेवलपमेंट हुआ था। इसकी वजह से भी ये जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। इससे रिलेटेड अदर फैक्ट्स को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर चाइना का जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ से ओरिजिन होता है इंडस रिवर का, और उसके बाद में ये इंडिया में एंट्री करती है। ओरिजिन वाला जो पार्ट है वहाँ पर कैलाश रेंज है, मानसरोवर लेक है, तो वहीं से इसका ओरिजिन होता है इंडस रिवर का। उसके बाद में इंडिया में एंट्री करती है। इंडो चाइना बॉर्डर पर इंडस रिवर में एक धर ट्रिब्यूटरी जो है वो इसमें एंटर करती है। यहाँ पर जब लद्दाख वाला जो रीजन है हमारा यूटी, वहाँ से एंटर करती हुई वहाँ पर एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी शोक जो है वो इसमें एंटर करती है इंडस रिवर में। उसके बाद में पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में 5 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो हैं जिनको पंच नद के नाम से भी जानते हैं वो इंडस रिवर में मर्ज होती हैं। ये जो पंच नद हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी के वाटर के लिए इंडस रिवर और इनकी ये 5 इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के वाटर शेयरिंग के लिए 1960 में एक ट्रीटी भी हुई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में कि इसके वाटर को किस तरीके से शेयर किया जाए। और उसके बाद में इंडस रिवर जो है वो अरेबियन सी में अपने आप को मर्ज करती है पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सिटी कराची के पास में। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हो गए इंडस रिवर को लेकर के जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ और फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड है श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था कि पहले वो अपने आप को ट्राई कर रहे थे कि वो यूएस चले जाएं, ओके, लेकिन वहाँ पर तो उनका जो भी प्रोसीजर था उसमें यूएस की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिला। अब वो जो है वो मालदीव चले गए हैं। अब यहाँ पर जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे जब तक कि नए प्रेसिडेंट वहाँ पर अपॉइंट नहीं हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है। वहाँ पर जो रेगुलर प्रोटेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। उसका मेन रीज़न आप सभी को पता है कि वहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से क्राइसिस है। जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको भी अपनी एक लाइफ सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक नीड्स की जो भी चीज़ें हैं उन सभी की ज़रूरत होती है और वो ईजिली उनके लिए अवेलेबल हो। तो जो गवर्नमेंट जिनको उन्होंने चुना है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस कंट्री को एक क्राइसिस से बाहर निकाला जाए। तो जो भी यहाँ पर लीडर्स हैं उन सभी के खिलाफ में यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये बोला गया है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे। अब हमारे इंडिया में क्या सिचुएशन रहती है इस तरीके से, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि देखो यहाँ डिस्कस करते हैं, एक सेकंड। अगर हमारे इंडिया में जो प्रेसिडेंट है अगर उनका 5 ईयर का जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में जब तक नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते तब तक वही प्रेसिडेंट अपने पोस्ट पर बने रहते हैं। लेकिन अगर प्रेसिडेंट जो है वो अपना रेजिग्नेशन दे दें या किसी वजह से मान लो उनकी डेथ हो गई, उसकी वजह से जो पोस्ट है वो वैकेंट है, तो उस टाइम में हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट का एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो भी वैकेंट है तो उस टाइम हमारे जो सीजीआई हैं वो रोल प्ले करते हैं। और सीजीआई की पोस्ट भी अगर वैकेंट है तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीनियर मोस्ट जज, वो उस टाइम एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। तो ये इंडिया की सिचुएशन, इंडिया में इन सर्कमस्टेंसेज में किस तरीके से जो प्रोसीजर है उसको कंप्लीट किया जाता है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जो भी पर्सन एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेगा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो उस टाइम उस पर्सन को दिए जाएंगे।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और ये आर्टिकल को सुना और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि कंप्लीटली बैन जो बुलडोजर प्रेजेंट टाइम में बुलडोजर सिस्टम फॉलो किया जाता है कि किसी भी पर्सन की पर्सनल प्रॉपर्टी को डिमोलिश कर दिया जाता है, उसको हम कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते। यहाँ पर जुडिशरी ने ये बोला है कि अगर ये लगता है कि उनका जो भी कंस्ट्रक्शन है, जो भी इलीगल तरीके से मेंटेन किया हुआ है, तो उसको डिमोलिश करने का जो हक है वो गवर्नमेंट के पास में है, हमारे लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जब पिटीशन रजिस्टर की गई, उस पिटीशन में ये बोला गया है कि प्रेजेंट टाइम में हमारे इंडिया में काफ़ी डाइवर्सिटी है। प्रेजेंट टाइम में क्या, एंशियंट टाइम से में ही हमारे यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो उस डाइवर्सिटी को हमें इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए कि सभी कम्युनिटीज़ जो हैं वो इक्वल हैं, किसी के खिलाफ में भी इस तरीके का जो इशू है वो क्रिएट नहीं किया जाएगा, और जो प्रोसीजर है, जो बेसिक हमारे लॉज हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इन इशूज को सॉल्व करने की कोशिश की जाए। पिटीशन में बात रखी गई थी, लेकिन यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने बोला है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और इलीगल अगर कुछ एक्टिविटीज़ हैं तो उनको डिमोलिश करने का हक है। हालांकि कंप्लीट यहाँ पर एक तरीके से पावर भी नहीं दी गई है जो भी बुलडोजर सिस्टम प्रेजेंट टाइम में फॉलो किया जाता है उसको लेकर के, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पर ये चीज़ें रेगुलेट की जा सकती हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। नेक्स्ट यहाँ पर आसाम में आप सभी को पता है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर रेगुलर कुछ ना कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं कि उस एरिया को इंडिपेंडेंट तरीके से एस्टेब्लिश करने की बात की जाती है। चाहे आप अलग अलग कोई से भी स्टेट वहाँ पर ले लीजिए, सेम इसी तरीके से आसाम जो स्टेट है वहाँ पर भी 1979 के टाइम से ही एक ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर रेगुलर चल रहा है और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जो गर्ल है, इन्होंने एक पोइम लिखी और इसी को लेकर के इस गर्ल को अरेस्ट कर लिया गया कि आप एक तरीके से एंटी नेशनल जो पोइम है वो आपने लिखी है, जिससे हमारी कंट्री की जो इंटीग्रिटी है, सॉवरेंटी जो है, उसको नुकसान पहुंचता है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जो है 1979 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। 1990s के टाइम में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर दिया था और ये बोला था कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को बरगला करके, लोगों को अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करके यहाँ पर ये जो भी सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रिएट करने की कोशिश करता है। जबकि अगर हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इसको अदर ग्रुप्स ऑफ कंसर्न के अंडर इसको लिस्ट किया हुआ है। ओके, तो ये जो गर्ल है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, इन्होंने एक पोइम लिखी इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिससे के बेसिस पर इसको अरेस्ट किया गया है। प्रेजेंट टाइम में न्यूज़ में इसलिए है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे होंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से पिटीशन डाली गई है कि उनको रिलीज़ किया जाए ताकि वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकें। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आप सभी को पता है 15 अगस्त 2022 को इंडिया को 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो हम गेन कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक नया प्रोसीजर स्टार्ट किया है कि कल से क्या होगा कि जो वैक्सीन की जो डोज है वो गवर्नमेंट सेंटर्स पर फ्री दी जाएगी। 18 साल से ऊपर के जो भी हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है उनको 75 डेज़ के लिए ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखो, यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपनी जो जेंडर गैप इंडेक्स जो है उसको पब्लिश किया है और इसमें इंडिया की 146 कंट्रीज़ में से 135 रैंक यहाँ पर आई है। 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में इंडिया की जो रिपोर्ट थी, इंडिया ने उस टाइम जो है, यहाँ पर देखिए, देखो अभी प्रेजेंट टाइम में 146 कंट्रीज़ ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा, जिसमें इंडिया ने 135 रैंक यहाँ पर गेन की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे सबसे पहले 2021 में इंडिया ने 156 कंट्रीज़ में से 156 नेशन में से 140 रैंक यहाँ पर गेन की थी। अब 2022 में अगर हम हमारे रीजनल बॉर्डर जो भी एरियाज़ हैं, जो भी कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर हम कंपैरिजन करें तो बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, इनसे काफ़ी ज़्यादा नीचे है हमारे इंडेक्स में हमारा
प्लेस, हमारी पोजीशन। लेकिन ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कंट्री जो है उनके जो इंडेक्स में जो रैंक है वो हमसे भी नीचे आई है। मतलब साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो ये 3 कंट्री जो हैं वो उनकी कंडीशन इंडिया से वर्स है, लेकिन जो अदर कंट्रीज़ हैं उनकी कंडीशन इंडिया से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ये जो जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें कुछ सब इंडेक्स भी पब्लिश किए जाते हैं, जिसमें से 4 यहाँ पर नेम शो हो रखे होंगे आपको, जिसमें इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी जिसमें इंडिया को 143 रैंक मिली है, एजुकेशन अटेनमेंट जिसमें 107 रैंक मिली है, हेल्थ एंड सर्वाइवल जिसमें सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में इंडिया की स्टेज आई है, एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट इसमें 48 रैंक इंडिया की आई है। अब हम बात करेंगे कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो इसके अलावा कौन कौन सी रिपोर्ट जो है वो और पब्लिश करता है, वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर नेम अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले ट्रेवल एंड टूरिज्म कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की जाती है। ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट वो हम डिस्कस कर रहे हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ की जाती है। इसके अलावा ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स और इसके अलावा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं जिनको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो पब्लिश करता है। बहुत बार एग्जाम में इन इंडेक्स को लेकर के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडेक्स का नेम दे दिया जाता है और पूछ लेते हैं कि कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनको पब्लिश करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 3 पे। यहाँ पर देखो, आप सभी को पता है हमारा जो एनसीआर वाला रीजन है वहाँ पर रेगुलर पोल्यूशन की जो कंडीशन है वो बनी रहती है, जिसकी वजह से बार बार वहाँ पर कोशिश की जाती है कि किस तरीके से हम पोल्यूशन को कर्ब कर सकते हैं। तो इसको लेकर के दिल्ली में किस तरीके से पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए या किस तरीके से इसको रेगुलेट किया जाए, तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया है कि BS4 डीजल 4 व्हीलर जो हैं, आप सभी को पता है ना भारत स्टैंडर्ड 4 जो है, और अभी इसको रिप्लेस करके 6 जो है वो इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है। तो BS भारत स्टैंडर्ड 4 स्टैंडर्ड के जो भी व्हीकल्स हैं उन सभी को यहाँ पर क्या किया जाएगा, बैन किया जाएगा, ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स में हम क्या कर सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। ओके, और जो सीवियर कंडीशन है उसको ख़त्म करके एक मॉडरेट लेवल पर या एक नॉर्मल लेवल पर जो पोल्यूशन लेवल है उसको लाया जा सके। ओके, इसके अलावा यहाँ पर यह भी डिसीजन लिया गया है कि देखो जो एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, इन सभी के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा और इसीलिए एनसीआर वाले रीजन में एक ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का एक रिवाइज्ड फॉर्म जो है वो रिलीज़ किया गया है। अब ये जो इम्पोर्टेंट कुछ टर्म्स हैं इनसे रिलेटेड हम बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने टाइम टू टाइम हमेशा कोशिश की है कि दिल्ली और उसका जो आसपास का एडजॉइनिंग जो एरियाज़ है उसको पोल्यूशन फ्री रखा जाए। तो इसी को लेकर के जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक तरीके से कोशिश की। उन्होंने बोला कि पब्लिक हेल्थ को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हमें बनाना होगा जो रेगुलेट कर सके यहाँ पर पोल्यूशन लेवल को। इसी के बेसिस पर सेंटर जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिसीजन लिया कि हम एनसीआर रीजन और उसका जो एडजॉइनिंग एरियाज़ है, मतलब इसके आसपास का जो एरियाज़ है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक कमीशन एस्टेब्लिश करेंगे और कमीशन का नेम था CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, इसके लिए ये कमीशन बनाया गया। स्टैच्यूटरी मैकेनिज्म के अंडर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काम करता है और ये जो कमीशन है इसने 22 साल पुराना एनवायरनमेंट पोल्यूशन अथॉरिटी था उसको यहाँ पर रिप्लेस किया और स्पेसिफिक फोकस किया कि किस तरीके से पोल्यूशन को कर्ब किया जाए। तो CAQM ने यहाँ पर किया ग्रैप प्रोग्राम के तहत कि यहाँ पर हम ये प्रोग्राम लॉन्च करते हैं और इस प्रोग्राम के तहत जो है वो एनसीआर रीजन में हम पोल्यूशन को कर्ब करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये जो ग्रैप है जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पर परफॉर्मेंस करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, 2014 में
एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाया गया था और इसमें 8 ऐसे कंपोनेंट रखे गए हैं जो एयर पोल्यूटेंट हैं और उनका क्या एयर में क्या स्टैंडर्ड है, क्या प्रेजेंट टाइम में क्या क्वालिटी है, कितना लेवल तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर एयर की क्वालिटी को डिसीजन लिया जाता है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 जो पोल्यूटेंट्स हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि NAAQS जो है वो भी इसी तरीके का इंडेक्स है, उसमें भी पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इसमें जो है वो 12 पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड किया गया है। तो 8 पोल्यूटेंट्स जो हैं वो तो सेम है एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले, और 4 पोल्यूटेंट्स जो हैं वो यहाँ पर डिफरेंट हैं। तो इन 4 जो अदर पोल्यूटेंट्स हैं इनके नेम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अगर हम 8 पोल्यूटेंट्स की बात करें कि कौन कौन से पोल्यूटेंट्स को यहाँ पर मेज़र किया जाता है, तो यहाँ पर PM10 है, PM 2.5 है, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओजोन है यहाँ पर, इसके अलावा अमोनिया है, ओके, और इसके अलावा है लेड। तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, ये 8 हो गए, इनके नेम आपको क्लियरली ध्यान में होने चाहिए। और ये जो 4 एक्स्ट्रा हैं ये आपको, मतलब 8 तो सेम है और 4 जो है वो एक्स्ट्रा में आपको ध्यान में होने चाहिए। तो इस तरीके से प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया था कि दिल्ली और उसके एडजॉइनिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पर हम पोल्यूशन को कर्ब करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 5 पर, और यहाँ पर देखो एक पिटीशन अर्ज की गई। एक पिटीशन में एक जो कपल है उनकी यहाँ पर पहले तो कुछ बेसिक बैकग्राउंड दे रखा है कि उनकी मैरिज 2010 में हुई, 2013 में उनकी बेटी होती है। उसके बाद में जो विमेन जो है कपल में जो विमेन जो है उन्होंने एलिगेशन लगाए कि उनकी मदर इन लॉ जो है वो उनको वर्क के साथ में जो डोमेस्टिक जो वर्क है उसके लिए भी प्रेशराइज करती है, इसलिए उन्होंने अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश की होगी। यहाँ पर डाइवोर्स उनका हुआ होगा। अब उसके बाद में उनके जो गर्ल चाइल्ड है इसको लेकर के ये जो विमेन है वो पोलैंड जाना चाहती हैं, क्योंकि वो एक इंजीनियर हैं और उनका जो फ्यूचरिस्टिक जो उनको अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी यहाँ पर अच्छे लेवल पर मिल रही होगी। तो यहाँ पर एक पिटीशन डाली गई कि जो फादर जो है उन्होंने पिटीशन डाली कि गर्ल को यहाँ पर उनसे अलग नहीं किया जाए। तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट रखा है कि देखो कभी भी आप किसी वीमेन को उसके कैरियर के बीच में और उसके चाइल्ड के बीच में आप चूज करने के लिए नहीं कह सकते कि आप चूज कर लो कि आपको बच्चे के साथ में रहना है या फिर कैरियर के साथ में रहना है, ओके। क्योंकि जो कैरियर है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट उनका राइट है और उस राइट से आप उनको दूर नहीं कर सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट आया है। जुडिशरी इस तरीके के टाइम टू टाइम जो स्टेटमेंट देती है उनसे पता चलता है कि वीमेन को टाइम के साथ में एम्पावरमेंट करने में किस तरीके से जुडिशरी जो है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है वो इन्फ्लेशन को लेकर के है कि प्रेजेंट टाइम में जिस तरीके से हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही है उस सभी को हमें रेगुलेट करने के लिए जो भी हमारे जो प्रोसीजर है वो हमें कोशिश करनी चाहिए ताकि जो हमारी ग्रोथ है वो अंडरमाइनिंग ना हो सके और जो हमारी स्टेबिलिटी है उसको लाया जा सके। यहाँ पर अलग अलग डाटा रख रखे हैं, अलग अलग कमोडिटीज़ के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से सेस इम्प्लीमेंट किया जाता है, किस तरीके से जो टैक्स है उसको अवॉइड किया जा रहा है ताकि इन्फ्लेशन रेट जो है वो इंक्रीज़ ना हो सके, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ बेसिक फैक्ट्स देखेंगे इकोनॉमी के कि किस तरीके से जो इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होता है और किस तरीके से डिफ्लेशन होता है। देखो जो कैपिटलिज्म जो मार्केट होते हैं वहाँ पर इकोनॉमी को बैलेंस किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर। तो डिमांड एंड सप्लाई अगर दोनों इक्वल हैं, दोनों में अगर एक तरीके से बैलेंस है तो ना तो इन्फ्लेशन होता है और ना ही डिफ्लेशन होता है। मतलब ना तो प्राइजेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी प्रोडक्ट के और ना ही बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। लेकिन अगर इन दोनों का बैलेंस, डिमांड क्या होता है, डिमांड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो मनी से, ओके। और सप्लाई तो आपको पता ही होगा, सप्लाई क्या तो गुड्स की होगी या फिर सर्विसेज की होगी, ओके। इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज को लेकर के ही जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उन्हीं के स्टडी को तो इकोनॉमी बोलते हैं ना। तो यहाँ पर अगर इनका बैलेंस जो है उसमें अगर कुछ गड़बड़ होता है तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन देखने को मिलता है। सबसे सीधी सी बात यहाँ पर अगर हम बात करें कि मान लो पहले मार्केट में 1 kg जो टोमेटो है उनकी अवेलेबिलिटी थी और उनको ख़रीदने वाले जो लोग थे वो भी बैलेंस में थे, लेकिन टाइम के साथ में लोगों के पास में जो मनी है वो इंक्रीज़ हुआ, मतलब अब ज़्यादा लोगों के पास में ज़्यादा पैसा हो गया। तो 1 kg टोमेटो को ख़रीदने के लिए अब ज़्यादा लोग हो गए, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पैसा देंगे तो इससे क्या होगा, जो प्राइस है
किसी भी गुड्स का वो काफ़ी ज़्यादा हाइक हो जाएगा। तो अगर मनी मार्केट में इंक्रीज़ होता है तो इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज़ होता है। दूसरी तरफ मान लो लोगों के पास में जो मनी है वो सेम उतना ही बना हुआ है, लेकिन सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। पहले 1 kg टमाटो मार्केट में अवेलेबिलिटी थी, मान लो अब 10 kg टमाटो जो है वो मार्केट में अवेलेबल हो गया। मनी जो है वो लोगों के पास में पहले जितना ही है, लेकिन सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो गई। मतलब देखो, सीधी सी बात ये ध्यान में रखो कि कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा होती है तो उसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर पहले जो सब कुछ बैलेंस था, अब इससे क्या होगा, जो भी गुड्स है उसकी जो वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब क्या आ जाएगा, पहले मान लो कि 10 रुपये में 1 kg टमाटो आ रहा था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 1 रुपये में 1 kg टमाटो आ जाएगा। मतलब जो गुड्स की जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो गई, मतलब डिफ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को अगर हमें रेगुलेट करना है तो क्या करना होगा, हमें मनी को जो है वो मार्केट में हमें एक बैलेंस वे में रिलीज़ करना होगा। और मनी जो है वो 2 तरीके से रिलीज़ होता है। आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करके मार्केट में मनी को ज़्यादा लूज तरीके से इम्प्लीमेंट करता है या अवेल करवाता है या फिर स्नैच कर लेता है। या दूसरा, गवर्नमेंट जो भी एक्सपेंडिचर करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जो अपना खर्चा करती है, उससे भी मार्केट में मनी की अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई अपनी पॉलिसीज़ को अगर स्ट्रिक्ट लेवल पर इम्प्लीमेंट करे तो मनी की जो सप्लाई है उसको रेगुलेट किया जा सकता है। तो देखो, हर कंट्री जो है वो ये चाहता है कि उसके कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। मतलब टाइम के साथ में ये तो जो है सप्लाई जो है उसको तो हर कंट्री बढ़ाना चाहता है। तो हमें क्या करना होगा, फोकस किया जाता है इकोनॉमी में मनी की अवेलेबिलिटी पर, कि मनी जो है उसको रिलीज़ किया जाए या फिर उसको वापस से विड्रॉ कर लिया जाए। तो इसको लेकर के जो हमारी पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से बैलेंस होनी चाहिए कि सप्लाई के साथ साथ में मनी की अवेलेबिलिटी जो है वो भी बैलेंस रह सके, ताकि ना तो इन्फ्लेशन देखने को मिले ना डिफ्लेशन देखने को मिले, और जो इकोनॉमी जो है वो स्मूथ तरीके से चलती रहे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, यहाँ पर इंडिया और साउथ कोरिया के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में यहाँ पर बता रखा है। इस आर्टिकल में ये बताया है कि देखो, साउथ कोरिया जो है वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडो पैसिफिक जो भी स्ट्रेटजी है उसको एस्टेब्लिश करने में। ओके, तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में जो न्यू दिल्ली को लेकर के अगर हम एक नए पिलर को खोजने की कोशिश करें, डिस्कवरी को करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर साउथ कोरिया जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मतलब टाइम के साथ में इंडिया को साउथ कोरिया के साथ में अपने जो रिलेशन है उनको बेहतरीन करने की ज़रूरत है। वैसे इंडिया जो है वहाँ यहाँ पर CEPA मतलब जो भी कॉम्प्रीहेंसिव ट्रेड जो भी एग्रीमेंट है उनको अच्छे लेवल पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ओके, तो इन सभी के बेसिस पर क्या किया जाएगा, साउथ कोरिया के साथ में हमारे रिलेशन बेहतरीन होंगे तो एक तरीके से चाइना को काउंटर भी किया जा सकता है, और इंडो पैसिफिक जो ओपन एंड फ्री एरिया रखने की इंडिया हमेशा से कोशिश करता है उसको लेकर के यहाँ के रीजनल कंट्रीज़ का इसमें इंक्लूजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और आप सभी को पता है अभी हमारे इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होने वाले हैं। इस आर्टिकल में बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो पोस्ट है वो कोई रबर स्टैंप नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने जिस तरीके से गवर्नमेंट ने उनको डिसीजन लेने की पावर दी उसी तरीके से उन्होंने पावर को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। यहाँ पर राइटर का ये बोलना है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के उन सारे प्रोविज़न के बेसिस पर वो वर्क करे तो वो रबर स्टैंप ना रख करके एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। सबसे पहले तो देखो, यहाँ पर उन्होंने बताया है कि देखो प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स बताए हैं कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भले ही डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इन सभी के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर डिस्कशन हुआ था कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, लेकिन फिर बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर जो भी डिसीजन लेगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से इन्फ्लुएंस होकर के लेगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो तो डायरेक्टली क्या होते हैं, अब यहाँ पर इलेक्टेड होते ही हैं हमारी जो पॉपुलेशन है उनके द्वारा। तो यहाँ पर ये डिसीजन लिया गया कि इनडायरेक्टली उनके इलेक्शन होंगे, लेकिन जो राइटर है उन्होंने बोला है कि वैसे भी अगर हम इलेक्शन का प्रोसीजर देखें तो इसमें जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो सभी पार्टिसिपेट करते हैं, स्टेट असेंबली के भी पार्टिसिपेट करते हैं और पार्लियामेंट के भी पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो पीपल की जो वॉइस है उसको ही हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर बात रखा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो
तो इसमें क्या डिसीजन लिया जा सकता है? राइटर का ये बोलना है कि टाइम टू टाइम जो हमारे फॉर्मर जो भी प्रेसिडेंट रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रहे हैं जिन्होंने टाइम टू टाइम जब भी उनको लगा कि जो गवर्नमेंट है वो कुछ इस तरीके के एक्शन कर रही है जिसकी वजह से हमारी कंट्री को नुकसान पहुंच सकता है, तो उन्होंने मना भी किया है। मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके पास पावर है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको कुछ एडवाइस देती है और वो एडवाइस उनको नहीं लगता है कि सही है तो वो मना कर सकते हैं। लेकिन ये बोला गया है कि अगर मना करने के बाद दोबारा से उस बिल को पास किया जाता है, उसमें मान लो कुछ चेंज भी नहीं किया गया लेकिन दोबारा से पास कर दिया गया, तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनको यहाँ पर अप्रूवल देना होता है। लेकिन उनको मना करने की पावर तो है, मतलब एक तरीके से एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो रोक तो लगा सकते हैं, एक बार मना तो किया जा सकता है कि हाँ ये आपको क्या नहीं करना है, इसमें कुछ चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपनी पावर जो है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए बेसिक प्रोविज़न रखे हैं, अगर उनके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो काम करे तो इससे जो रबर स्टैंप के लिए बोला जाता है कि प्रेसिडेंट की पोस्ट रबर स्टैंप की तरह है, ऐसा नहीं है। उनकी जो पावर्स है बस उनको इम्प्लीमेंट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, अभी देखो एक पर्सन जो है उन्होंने पिटीशन डाली जुडिशरी में कि स्पुतनिक 5 जो है, स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है वो उन्होंने अप्लाई की है, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारी कंट्री जो हैं वो उनको अलाउ नहीं करते हैं एक तरीके से फॉरेन विजिट के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि रशिया के द्वारा बनाई गई है और प्रेजेंट टाइम में रशिया यूक्रेन जो इशू देखने को मिल रहा है इसकी वजह से भी ये रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लग सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ केसेस की बात की गई है, जिन केसेस में टाइम टू टाइम ये बोला गया है कि जो आर्टिकल 21 है उसी का इंटीग्रल पार्ट जो है वो आप एक फॉरेन जो भी आपकी विजिट होती है, फॉरेन ट्रिप होती है, उसमें आप इसको इंक्लूड करके देख सकते हो। लेकिन कुछ केसेस में ये भी बोला गया है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर या कुछ अदर पॉइंट्स है उसके बेसिस पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला है कि पर्सनल लिबर्टी में आता है आर्टिकल 21 में, और इसमें जो भी आपके राइट्स हैं, जिसमें वैरायटी राइट्स की जो वैरायटी है उसको बोला गया कि टाइम के साथ में इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी, और पर्सनल लिबर्टी ऑफ मैन जो है वो इसी का पार्ट है। इसके बाद में 1967 का जो एक्ट है उसमें भी सतवंत सिंह साहने वर्सेस डी रामानथम असिस्टेंट पासपोर्ट ऑफिसर, इसमें भी राइट टू ट्रैवल जो है अब्रोड उसको एक आर्टिकल 21 का इंट्रिंसिक पार्ट माना था। लेकिन अगर हम बात करें कुछ केसेस में, जैसे कि सतीश चंद्र वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें देखो राइट टू ट्रैवल अब्रोड जो है उसको रिटेरिएट किया गया था। इसमें बोला गया था कि किसी भी पर्सन को ट्रैवल करने की छूट है, लेकिन अगर कुछ बेसिस पर ये लगता है कि इसकी वजह से कुछ नुकसान हो सकता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का अवॉइडेंस देखने को मिल सकता है, तो वहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है पेज नंबर 8 पर, और इसमें जो आर्टिकल यहाँ पर अभी नासा का जो नया टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च किया गया उसने अपनी कुछ इमेजेस जो हैं वो सेंड की हैं। तो इसके बेसिस पर ये माना जा रहा है कि जो हमारा यूनिवर्स है उसको लेकर के नया नया एक्सप्लोरेशन टाइम के साथ में देखने को मिलेगा। किस तरीके से हमारा यूनिवर्स जो है एग्जिस्टेंस में आया उसको लेकर के नई नई जो भी एक्सप्लोरेशन है वो देखने को मिलेगी, और इससे जो एक बेसिक प्रोसीजर है, एक बेसिक टाइमलाइन जो है वो किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, कौन से टाइम में क्या चेंज देखने को मिला, उन सभी को क्लियरली एक तरीके से जो भी मिथ हैं, जो भी मिस्ट्रीज हैं, उन सभी को इस प्रोसीजर के तहत सोल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर इंडिया और चाइना के बीच में जो डिस्कशन है डिसंगेजमेंट प्रोसीजर को लेकर के वो फिर से यहाँ पर किया जा रहा है। जो भी हमारे आर्मी लेवल के ऑफिसर हैं वो इसमें इंक्लूड होंगे और ये जो इश्यूज है इसको सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर ट्रेनी इसको लेकर के डीजीसीए ने मना कर दिया था कि आपको कमर्शियल पायलट का जो अप्रूवल है वो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हमारी जो मिनिस्ट्री है उसमें उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप मेडिकल टेस्ट के लिए फिर से रीअप्लाई कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है, देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि इंडिया ने क्लीन एनर्जी के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं, लेकिन जिस तरीके से इंडिया अपने यहाँ पर अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश कर रहा है, इससे हमें ये लगता है कि हम 9 ईयर्स पहले ही हम अपने टारगेट को अचीव कर सके हैं। जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में हमने ये डिस्कस किया था कि 2030 तक हम क्या कर लेंगे,
500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को इंस्टॉल करेंगे। इसके अलावा लास्ट ईयर 2021 में ग्लासगो में जब समिट हुई COP26, तब भी हमने टारगेट लिया था कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन एनर्जी और नेट जीरो एमिशन, इन सभी के टारगेट लिए थे। तो इन सारे टारगेट्स को हम क्या कर लेंगे, टाइम के साथ में जल्द ही अचीव कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 13 फॉरेन पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है वो I2U2 जो इनिशिएटिव है उसके बारे में बता रखा है। यहाँ पर ये बोला है कि जिस तरीके से क्वेड ग्रुप है उसी तरीके से ये जो I2U2 जो ग्रुप है वो भी रहेगा। इसको लेकर के यूएस के जो प्रेसिडेंट है वो भी अभी प्रेजेंट टाइम में वेस्ट एशिया की विजिट पर, और यहाँ पर डिस्कशन होगा I2U2 ग्रुप को लेकर के और किस तरीके से वेस्ट एशिया में जो इशू है उनको सोल्व किया जा सकता है, इन सभी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होगा। तो I2U2 जो इनिशिएटिव है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम कुछ बेसिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। I2 जो है वो इंडिया और इजराइल को रिप्रेजेंट करता है, और U2 जो है वो UAE और USA को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो बना, ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, उससे पहले क्या हुआ कि 2020 के टाइम में 2019-20 के टाइम में USA ने यहाँ पर मीडिएशन का रोल प्ले किया, और वेस्ट एशिया में जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं जिसमें एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बहरीन और UAE, इन्होंने डिसीजन लिया कि हम इजराइल के साथ में हमारे रिलेशन जो है उनको बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पर जो USA है उन्होंने मीडिएशन का रोल प्ले किया, और ये जो भी डिसीजन हुआ उसको अब्राहम अकॉर्ड के नाम से जानते हैं। देखो, इजराइल के साथ में 26 ईयर के बाद में किसी कंट्री ने इस तरीके के पीस एग्रीमेंट जो है वो साइन किए थे। उससे पहले सिर्फ 2 कंट्री 1979 में इजिप्ट ने, और 1994 में जो जॉर्डन कंट्री है उन्होंने इजराइल के साथ में पीस एग्रीमेंट साइन किए थे। एक तरीके से जो वेस्ट एशिया है वहाँ पर टाइम के साथ में जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होती जा रही है। जैसे कि ईरान जो है, जब से JCPOA एग्रीमेंट से यहाँ पर विड्रॉ किया USA ने, उसके बाद में ईरान की एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ईरान जो है वो अदर कंट्रीज़ में जो रिबेल ग्रुप्स हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट होने लग गई। तो यहाँ पर वेस्ट एशिया में जो भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने डिस्कस किया है कि हम एक इंटीग्रल फॉर्म में आएंगे, और यहाँ पर ईरान और जो भी रिबेल ग्रुप है उन सभी को काउंटर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो भी ट्रेड एग्रीमेंट है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, उन सभी को भी रेगुलर करने की कोशिश की जाएगी। और इसी अब्राहम अकॉर्ड को फॉलो करते हुए सबसे पहले UAE और इजराइल ने यहाँ पर डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, रिलेशन जो है उनको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, ना सिर्फ ट्रेड के बेसिस पर, बल्कि अगर हम बात करें तो वेस्ट एशिया में ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी है, और इजराइल वाला जो एरिया है वहाँ पर जेरूसलम जो है वहाँ पर अलक्का मॉस्क्यू है। अलक्का मॉस्क्यू जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इनकी जो विजिट है उसके लिए भी अप्रूवल इसमें डिसीजन लिया गया है, और अभी इसमें I2U2 इनिशिएटिव के रूप में इसको बड़े लेवल पर लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। इंडिया के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इंडिया जो है वो वेस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में अपने रिलेशन जो है उनको मेंटेन कर पाएगा। इजराइल के साथ में जो रिलेशन है उनको भी ओपनली इंडिया मेंटेन कर पाएगा। तो ये I2U2 इनिशिएटिव है, इसी वीक जो है इसकी मीटिंग होने वाली है। अब इसमें क्या रिजल्ट निकलेगा वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।